नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ और हमारा ये शो ट्रेंडिंग टॉक में मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में चुनाव नज़दीक हैं। इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते राजनीति में, राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें तो आए दिन नए नए घटनाक्रम और नई नई कहानियां हमें देखने को मिल रही है। इसी के चलते आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए काफ़ी अहम माना गया, क्योंकि आज सबसे खास बात रही सचिन पायलट का धरना। उसको लेकर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत जी से। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है ट्रेंडिंग टॉक में आपका। शुक्रिया राहुल। यकीनन आज का दिन 11 अप्रैल का दिन कांग्रेस की राजनीति में, खास तौर से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में खास तौर से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जो ट्रेंडिंग टॉक हमने शुरू किया था राहुल, पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का एग्जिट प्लान है वो तैयार हो रहा है और उसी की ये अगली कड़ी है वो आज सामने आई है। अगले और अध्याय लिखे जाएंगे, लेकिन बात होगी आज के धरने की, आज के अनशन की। सबसे पहले सचिन पायलट ने इस धरने को टालने की कोशिश नहीं की। आला कमान की तमाम चेतावनियों के बावजूद, आला कमान के तमाम स्टेटमेंट के बावजूद, पहला स्टेटमेंट आला कमान की ओर से आया था कि अशोक गहलोत सरकार जिस रूप में काम कर रही है उसकी एक तरह से उन्होंने तारीफ की थी और कहा था कि अगला चुनाव इन्हीं नीतियों के दम पर हम राजस्थान में लड़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसमें रंधावा की ओर से बयान दिया गया कि सचिन पायलट का यह आयोजन है वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, वो पार्टी के फोरम पर बात करें। पार्टी के तमाम जो नेता हैं, आला नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो या अन्य नेता हैं, उनके भी स्टेटमेंट आए और उन्होंने कहा कि पार्टी के फोरम पर अपनी बात करें, इस तरह से अनशन करके पार्टी के बाहर इस बात को ना ले जाएं। तो अब आला कमान क्या करता है ये देखना दिलचस्प होगा। सचिन पायलट ने टाइमिंग उन्होंने देखी है, 11 अप्रैल का दिन चुना है, ज्योतिबा फुले की जयंती का दिन चुना है, आला कमान को मैसेज देने का दिन चुना है। लेकिन अब आला कमान भी अपनी टाइमिंग है वो देखेगा कि आला कमान की नज़र में वो ये देखेंगे कि जो सचिन पायलट का जो एक्ट है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका एनालिसिस होगा। कर्नाटक के अंदर गए हुए थे, वायनाड गए हुए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अनुशासन समिति के जो कर्ता धर्ता हैं, तारिक अनवर, ये तमाम लोग हैं वो वहाँ गए हुए थे। तो आज भले कुछ ना हो, लेकिन कल तक कुछ न कुछ इसमें घटनाक्रम होगा। संभवतः आला कमान अगर बीच का रास्ता निकालना चाहता है तो सचिन पायलट को न्योता देगा कि आप आइए, दिल्ली आके बात कीजिए। हालांकि पार्टी के जो प्रभारी महासचिव है रंधावा का, उनका जयपुर नहीं आना आज के दिन ये साफ तौर पर बताता है कि आला कमान ने कह दिया आप करके देख लीजिए, आपको जो कुछ करना है, हमारा स्टैंड है वो क्लियर है। और आज जब सचिन पायलट धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, उस वक्त अशोक गहलोत हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, वीडियो जारी किया कि 2030 तक मेरा मकसद है कि राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और अशोक गहलोत के इस ट्वीट को एआईसीसी ने रीट्वीट किया है और इसका साफ तौर पर मैसेज है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट अगर कोशिश कर रहे हैं कि वो अशोक गहलोत का विकल्प बन जाएंगे तो वो रास्ते तो बिल्कुल बंद है। अब पार्टी के अंदर रहना है तो बातचीत कीजिए और तमाम चीज़ें कीजिए, इसके अलावा कोई रास्ता सचिन पायलट के पास नहीं है। आला कमान की तरफ से दो टूक ये संदेश बिल्कुल साफ है। तो ये आला कमान की तरफ से तो संदेश सचिन पायलट को तो साफ दे दिया गया है, लेकिन अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प क्या है? सचिन पायलट के पास क्या विकल्प है? आला कमान की अगर हम बात करें तो उनके पास क्या विकल्प है सचिन पायलट का, अगर हम बात करें? देखिए, आला कमान के पास में मुझे लगता है कि आला कमान के पास में अब उन्होंने तो अपने रास्ते एक तरह से बंद कर दिए हैं। अब मुद्दा है सचिन पायलट किस हद तक बगावत पर उतरते हैं। आज अनशन पर उनको नहीं बैठना था, लेकिन वो बैठे। अनशन का जो पूरा घटनाक्रम है, लगभग जैसे ही अनशन खत्म हुआ उस वक्त सचिन पायलट क्या स्टेटमेंट देते हैं उस पर आला कमान की नज़र टिकी थी। आज सचिन पायलट चाहते तो अपनी नई पार्टी की बात कर सकते थे, नई राह की बात कर सकते थे, लेकिन सचिन पायलट ने कंक्लूडिंग उनका जो नोट था वो ये था कि इस पूरे घटनाक्रम की बात, जो कि उन्होंने गहलोत सरकार का कहीं स्टेटमेंट में नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए अनशन हम कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने, और उनको लगता है कि इस अनशन के बाद में जांच में तेजी आएगी। अशोक गहलोत सरकार के ऊपर कहीं उन्होंने अटैक आज नहीं किया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जो उनसे महत्वपूर्ण सवाल किया गया राहुल, कि आप
आला कमान ने इसको अनुशासनहीनता माना है, आप क्या कहेंगे? ये सीधा सवाल था जिसका सचिन पायलट ने बिल्कुल गोलमाल करके जवाब ये दिया है कि मैं पार्टी अध्यक्ष से और तमाम नेताओं से बात करूंगा। तो सचिन पायलट यहाँ ये भी बता रहे हैं कि बातचीत के रास्ते उनकी तरफ से तो खुले हैं। आला कमान हालांकि क्लियर कर चुका है कि उसकी कोई गुंजाइश अभी नहीं है, नहीं बाकी रह जी जी। लेकिन अब क्या लग रहा है कि एग्जिट प्लान के अंदर ये होता है कि ब्लेम गेम भी होता है, बिल्कुल, कि कौन किस पर आरोप लगाए, कौन ये जो संबंध विच्छेद होगा इसकी सहानुभूति है वो कौन हासिल करेगा। कांग्रेस आला कमान ये कहेगा कि हमने देखिए लगातार इनके कई एक के बाद एक इन्होंने इस तरह के एक्ट किए, लेकिन हाँ कई ऐसे मामले सामने आए थे जी, तो हमने कंसिडर किया है, अभी भी हम कंसिडर करने को तैयार थे, लेकिन सचिन पायलट ही चले गए। उधर सचिन पायलट वो कहेंगे देखिए मैं कांग्रेस के अंदर क्या बात कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसमैन की जो आवाज़ थी उसी को तो मैं उठा रहा था। मैं यही तो कर रहा था कि पिछली सरकार में जो हमने कहा, पिछली सरकार के घोटालों की जांच करने की हमने बात की, जिसका मैनिफेस्टो में जिक्र किया, उसी को तो मैं कर रहा था। तो अब एग्जिट प्लान में ये है कि कौन ज़्यादा सहानुभूति हासिल करे। मुझे लगता है कि सारी लड़ाई है वो उस पर जाकर टिक गई है। जी विशाल जी, इसमें एक हनुमान बेनीवाल का रोल भी काफ़ी अहम बताया जा रहा है। देखिए हनुमान बेनीवाल को ये पता है कि उनकी जो राजनीति है वो 4-5 जिलों तक सिमटी है, उनको एक मददगार की तलाश है। वो मददगार घनश्याम तिवारी के रूप में भी उनके सामने थे जब उन्होंने स्वाभिमान पार्टी बनाई थी, और इसी तरह उनके पास में किरोड़ीलाल मीणा भी एक विकल्प थे। वो दोनों फार्मूले फेल हो गए। बीटीपी के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उतना उसका दायरा बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि बीटीपी है वो ट्राइबल पॉलिटिक्स कर रही है, तो ट्राइबल बेल्ट के अलावा बीटीपी का कोई आगे फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल को ये चाहिए कि जाट बेल्ट मैं संभाल लूँगा, बाकी जो इलाका है नदवई से लेके और पूरा चित्तौड़ तक, जहाँ खासतौर से गुजर बेल्ट है या सचिन पायलट के जहाँ समर्थक हो सकते हैं, उस बेल्ट के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेशन बढ़ाएं पॉलिटिकल, और हम 100 सीट के ऊपर कम से कम चुनाव लड़ें राजस्थान के अंदर, और वहाँ पर हम अपना प्रभाव दिखाएं 100 सीटों पर। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सचिन पायलट के जो कट्टर समर्थक 2 विधायक हैं, मुकेश भाकर, रामनिवास गवड़िया, इन दोनों की राजनीति नागौर से है। नागौर के अंदर पहला अगर हनुमान बेनीवाल के साथ में अगर सचिन पायलट का कोई पैक्ट होता है तो इन दोनों नेताओं के भविष्य को लेकर पहले बात करनी होगी, इसको लेकर समझौते करने होंगे, इसको लेकर भविष्य की रणनीति बनानी होगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये भी है कि मुकेश भाकर और रामनिवास गवड़िया इस सचिन पायलट के, खासतौर से हनुमान बेनीवाल की तरफ जाने के एक्ट के अभी उस तरह से पूरी तरह से समर्थन में नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको उनके मन में कुछ संदेह है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीति है वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। हनुमान बेनीवाल अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का फैसला तो तब होगा जब आप साथ में आ जाएंगे, और जिसके जितने टिकट है हम जीत के आ जाते हैं और इतनी सीटें हम जीत कर आ जाते हैं। तो वो तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एनी हाउ एट एनी कॉस्ट सचिन पायलट अगर नई पार्टी बनाए तो आरएलपी उसके साथ में उसमें गठबंधन कर दे। हनुमान बेनीवाल ने यह भी खुलासा किया कि सचिन पायलट ने उनको फ़ोन किया था जब मुख्यमंत्री चुना जाना था कि 3 विधायक हैं, आप मुझे दे दीजिए, अगर मुझे कांग्रेस है मुझे सीएम बना देगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने तब भी कहा कि कांग्रेस अगर आपको मुख्यमंत्री बनाती है तो आप तुरंत समर्थन ले लीजिएगा। तो उनके बीच में बातचीत का लंबा दौर चलता रहा है। ये इस बात का भी आज खुलासा हनुमान बेनीवाल ने खुद ने किया है। तो ये जो गठबंधन के रास्ते तलाश रहे हैं सचिन पायलट, आसान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सचिन पायलट एक संभावनाओं से भरे नेता थे राजस्थान की राजनीति में, और मैं खुले रूप में, मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि अलग अलग नेताओं ने अलग अलग वक्त पे, अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग कार्यकर्ताओं ने उनकी जो छवि है या उनकी पॉपुलरिटी है या उनके स्टैंड है उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है। किसी ने मंत्री पद लिया है, किसने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट लिया है, जिनको टिकट नहीं मिली है उनको सचिन पायलट के नेतृत्व में संभावना लगती है, जिन कार्यकर्ताओं को अशोक गहलोत ने एक तरह से वो जगह नहीं दी, उनका अगर आरोप लगता है कि हमको वो जगह नहीं मिली है, तो उनके पास में एक उम्मीद के रूप में सचिन पायलट रहे हैं। तो सचिन पायलट हैं वो दोहरी भूमिका के अंदर हैं। एक तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, दूसरा उनको जो समर्थन कर रहे हैं तमाम नेता कार्यकर्ता, उनकी महत्वाकांक्षाओं, दोनों के बोझ तले सचिन पायलट हैं आज दबे हुए हैं। और आज स्थिति यह है कि उनको निर्णय करना है
कि वो कांग्रेस में रहें या नहीं, क्योंकि आला कमान है वो पूछ नहीं रहा है आज की स्थिति में। ये तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं। अब देखना यह है कि कल क्या तस्वीर बनती है। सचिन पायलट का दिन भर का जो एक्ट है बहुत बारीकी से देखा गया आला कमान की ओर से। आला कमान इसको समझेगा और अगर उसमें लगता है वाकई पोटेंशियल है सचिन पायलट की लीडरशिप के अंदर, उनको लगता है कि नहीं ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं या बिल्कुल गहलोत के नेतृत्व को स्वीकार करने को एक तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आला कमान तो साफ कर चुका है, तब फिर सचिन पायलट के लिए नई भूमिका बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये पूरा स्क्रिप्टेड है। हमने पहले भी कहा था कि इसकी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, उसके अलग अलग अध्याय हैं वो चल रहे हैं, और महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण पड़ाव सचिन पायलट की भविष्य की राजनीति का आज तय हो गया जब 11 अप्रैल को वो धरने पर बैठे। अब उनके साथ में राहुल, हालांकि लंबा जवाब हो गया लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके साथ कौन कौन नेता बैठे हैं अनशन में, उनके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है। सुरेश मिश्रा लगातार वो टिकट के और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के दावेदार थे, चुनाव भी लड़े थे, लेकिन राजनीति के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पाए, समाज की राजनीति वो करते हैं। सुरेश चौधरी जो कि सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष, बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन गहलोत के इस शासनकाल में वो प्रासंगिक नहीं रहे हैं। उनकी उपयोगिता है उस रूप में कुछ बन नहीं पाई है। परम नवदीप हैं, संगनिया से पूर्व विधायक थी, वो वहाँ पर बैठी थी, वो भी अभी आज की राजनीति में वो प्रासंगिक नहीं है। कांग्रेस के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर वो संभावना देख रही है और उनको लगता है कि पायलट अगर आगे बढ़ेंगे या पायलट के जरिए कुछ रास्ता बन सकता है। तो इसी तरह अभिमन्यु सिंह हैं, तमाम जो अलग अलग नेता हैं, उमर दराज हैं, जयपुर नगर निगम के पुराने पार्षद हैं, उपनेता भी रहे हुए हैं, वो भी अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। तो वो तमाम इर्द गिर्द लोग थे जिनको सचिन पायलट की राजनीति में अपने लिए कुछ संभावनाएं नजर आती हैं। उनको ये पता है कि अशोक गहलोत को अगर कुछ देना था तो वो इस कार्यकाल के अंदर उनको दे देते, लेकिन नहीं दिया, तो उनको लगता है कि अब संभावना सचिन पायलट के खेमे में रहने से ही हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा आपने बताया कि हर किसी की राजनीति में कुछ इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, और हर कोई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगा हुआ है। आज का दिन काफ़ी अहम रहा। अब रिजल्ट जो है वो कल सामने आएगा कि आला कमान की ओर से क्या फैसला आता है और पायलट के पायलट क्या फैसले लेकर आखिरी जरूरी नहीं कल आए, ये हो सकता है आज रात को भी हो जाए, कल भी हो या कुछ दिन बाद हो। ठीक है, क्योंकि मैंने वही कहा कि फैसले से पहले, फैसले से पहले घटनाक्रम को तोला जाता है। आज अगर एक्ट करते हैं तो सचिन पायलट को कितनी सिंपैथी मिलती है, कल अगर एक्ट करेंगे तो क्या सिंपैथी मिलेगी, सचिन पायलट कब क्या एक्ट करेंगे उनको कितनी सिंपैथी मिलेगी, सारा खेल है उस पर है। लेकिन पे टिका हुआ है सारा खेल। अब क्या है कि फैसला हो चुका है, पायलट भी जानते हैं, आला कमान भी जानते हैं, लेकिन आला जो जनता है उसके सामने किस खाके में इस फैसले को देना है जिसका नुकसान हर किसी को कम से कम हो। सचिन पायलट को लगता है कि मुझे कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा कांग्रेस वर्कर, ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं की सहानुभूति मेरे पे हो, तभी अगले चुनाव में मुझे कार्यकर्ता और नेता मिलेंगे, पार्टी के टिकट के दावेदार मिलेंगे। आला कमान ये चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे को जिस रूप में पीक पे लगे सचिन पायलट, पहले इसको डिफ्यूज़ किया जाए, उसके बाद में उनके ऊपर एक्ट किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, और आप सभी दर्शकों का हमारे इस ट्रेंडिंग टॉक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।